आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की हिंदी वसंत चैप्टर 2। इस पाठ का नाम है बचपन और इसे लिखा है लेखिका कृष्णा सोबती ने। यह अपने एक पुरानी याद के बारे में बताती हैं जिसे संस्मरण कहा जाता है। चलिए सुनते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। लेखिका इसमें अपने बचपन के बारे में बता रही थी। उन्होंने बताया कि वो आपसे कुछ इतनी बड़ी हो सकती हैं कि वो आपकी दादी भी हो सकती हैं और आपकी नानी भी, बड़ी बुआ और मौसी कुछ भी हो सकती हैं। परिवार में इनको सभी लोग जीजी कहकर बुलाते थे। यह अपने बचपन के बारे में बताती हैं और उन्हें लगता है कि अब ये थोड़ी बड़ी हो रही हैं तो उन्हें वो बचपन के जैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनने का मन नहीं करता। अब ये इन्हें चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ये सब पहन चुकी हैं। अब इन्हें हल्के रंग जैसे सफ़ेद रंग पहनने का मन करता है। अब इनको चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। ये अपने कपड़े के बारे में बता रही हैं। ये बता रही हैं कि अब ये थोड़ी सी पहले से बड़ी हो रही हैं। अब इनकी ये बचपन की बात है। आइए समझते हैं दूसरे पैराग्राफ को। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टंकी थी। वो दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। इन्हें अपने बचपन की वो फ्रॉकें याद आती हैं जो इन्होंने पहनी थी। अपने पीली धारी वाली फ्रॉक के बारे में बता रही हैं जिस पे गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ लगा था। एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक के बारे में बता रही हैं। उनको उनकी फ्रॉकें याद आ रही हैं। ये अपने फ्रॉक के बारे में बता रही हैं कि पहले मैं ऐसे ऐसे फ्रॉक पहनती थी, चॉकलेटी रंग की और अंदर जिसकी कोटी प्याजी थी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। इन्हें सभी अपने सारी फ्रॉकें अभी तक याद हैं। ये इसके बारे में बता रही हैं। मुझे अपने मोजे और स्टफिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शूज़ आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले ये कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका बताती हैं कि अब पहले ऐसे जूते मिलते थे जिसे पहन के इतना आरामदायक महसूस नहीं किया जा सकता जितने कि आजकल। पहले तो जब जूते आते थे तो उन्हें खुद ही पहनना पड़ता था। ऐसे पहनना पड़ता था कि उसमें छाले आ जाते थे। जैसे ही जूते आते थे उन्हें छालों का इलाज करना शुरू हो जाता था। कहीं जाते थे तो रुई लेकर के जाते थे और रुई लगा कर के ही जूते पहन पाते थे। बिना रुई के जूते पहनते थे तो छाले हो जाते थे। इसलिए लेखिका बता रहे हैं कि पहले और अब में बहुत फ़र्क हो गया है।
आगे लेखिका बताती हैं कि हम शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, इन्हें देखते ही मिलने मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो वह शनिचरी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगाड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका को उनके बचपन में हर शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये उसके बारे में बता रहे हैं कि उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पीना तो पड़ता ही था। यह अब कह रही हैं कि अगर वो शनिचरी दवा हम उस समय ना भी पीते तो उससे सेहत ठीक ही रहती, कुछ ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं था। ये इसके बारे में बता रही हैं। लेखिका कहती हैं, मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। लेखिका पहले के ज़माने में जैसी बचपन गुजरती थी उसके बारे में और आज के बचपन की तुलना कर रही हैं, और वो बता रही हैं कि अब और पहले में कितना फ़र्क आ चुका है। ये अपने समय के बचपन से लेकर के हम लोगों के समय के बचपन के बारे में बता रही हैं कि पहले कैसा था और अब कैसा है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री का मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात में के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। लेखिका बता रही हैं कि पहले घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं था। पहले पहले जो कुल्फ़ी और आइसक्रीम थी, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। अब लोग पैटीज़ वेटीज़ खाते हैं। सहतूत और फाल से खसखस शरबत को पेप्सी में बदल गया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। लेखिका बताती हैं कि जब वो मॉल में जाती थी और चॉकलेट लेकर आती थी तो वो दिन में नहीं खाती थी, वो रात के समय में खाना खाने के बाद बिस्तर में लेट कर उस टॉफ़ी का मज़ा लेती थी। उनका घर मॉल के कुछ पास में ही था, तो वो अपने भाई बहनों के साथ वहाँ से जाती थी। उन्हें हफ्ते में एक दिन चॉकलेट खाने की छूट थी। उन्हें अपने शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भरा है। चेस्टनट और गजब की चीज़ आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी अब वह भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई उस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे ऊपर इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना चोर गरम बाबू में लाया मजेदार और चना चोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। लेखिका अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती कि उन्हें काफल का वो पेड़ भी बहुत याद आते हैं, काफल के मीठे फल याद आते हैं और चना जोर गरम भी याद आते हैं जो वो उस समय खाया करती थी। छुटपन में हमने शिमला रिज में पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़ों पर खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च,
चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता इसके लय संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। लेखिका को अपने बचपन की घोड़े की सवारी याद आती है। वो कहती है कि शिमला के रहने वाले बच्चे को कभी न कभी मौका जरूर मिलता है कि वो घोड़े पर बैठ कर के सवारी करते हों। वहाँ पे शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे मिला करते थे और जाखू का एक ऊंचा पहाड़ था। वहाँ चर्च था कि घंटी बजती तो ऐसा मालूम पड़ता था कि स्वयं यीशु कुछ कह रहे हैं। लेखिका इसके बारे में बताती हैं। उनको अपने बचपन की सब बातें याद आ रही हैं और वो संस्मरण के द्वारा हम सबको बता रही हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दोनों एक दुकान हुआ करती थी जिसकी शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस खंभे, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनको उसकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पैंख फैलाकर, यह देखो वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी ही तेज लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। लेखिका बताती हैं सर्वर कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसके शुरू में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। वह एक ऐसी ट्रेन थी जो बहुत ही स्पीड वाली ट्रेन थी। उस टाइम यही सबसे ज़्यादा तेज रफ्तार वाली ट्रेन थी। ये उसकी तुलना भाई उससे कह रही हैं, हवाई जहाज के साथ कर रही हैं कि बच्चे उन्हें देखने के लिए दौड़ते और उन्हें ऐसा लगता कि कोई पक्षी उड़ा जा रहा है। ये उड़ा और ये गायब, इतनी तेज उसकी स्पीड थी। ये उसके बारे में बता रही हैं। और ये भी बता रही हैं कि उनके ठीक सामने उनकी ऐसी दुकान थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वहाँ उनकी आंखों का चश्मा बना था और उसके जो डॉक्टर थे वो एक अंग्रेज थे। लेखिका बताती हैं, शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। मेरे छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका बताती हैं कि रात में ज़्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए। जो रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं और टेबल लैंप पे बैठते हैं उनकी आंखों पे चश्मे लग सकते हैं। इसकी जिम्मेदार वो खुद ही थी। तो उन्हें शुरू शुरू में चश्मा लगाना उतना अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि आपका चश्मा कुछ दिनों में उतर जाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं उतरे और उसका नंबर कम होता गया। आंख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पी के चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। लेखिका बताती है कि जब मेरे भाई ने मुझे ऐसे चिढ़ाया था शेर बनाकर तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर मैं आईने के सामने जा कर के देखती उतारी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, सूरत बनी लंगूर की ऐसा नहीं है। बोली हाँ हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टा कोड़ना और कहाँ सहज सहल सुभीले वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका बताती हैं कि जब शुरू शुरू में उन्हें चश्मा लगा था तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो बात तब की बात थी जब शुरू शुरू में लगा था।
अब तो उन्हें इसकी आदत सी हो गई है और जब अब चश्मा उतारती हैं तो उनका चेहरा कुछ खाली खाली सा लगता है। उन्हें उस समय कि वो लगाया हुआ टोपा और काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत सब याद आ रही है। इन दिनों लेखिका बताती हैं कि अब वो सिर पर टोपी लगाना ज़्यादा पसंद करती हैं। उनके पास कई टाइप की, कई रंग की टोपियाँ हो चुकी हैं। दुपट्टे से ज़्यादा सरल और सहज होता है उस हिमाचली टोपियाँ को ओढ़ना, इसलिए लेखिका को अब टोपियाँ ज़्यादा पसंद हैं। लेखिका अपने बचपन के बारे में बताती हुई अब के बचपन से तुलना करती हुई अपने बचपन को बताई हैं। आपको इसमें क्या अंतर दिखता है? आप अपने बचपन से और लेखिका के बचपन से अपनी तुलना करके देखिए कि आपका बचपन अब कैसा है, आपको कैसा लगता है। लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया, शुरू से लेकर के उन्होंने बहुत बातें याद करके बताई कि कैसे कैसे उन्होंने कपड़े पहने थे, कैसे कैसे उनका टाइम बीतता था, क्या मनोरंजन करते थे और कैसे वो पढ़ाई करती थी। उनको अपने चश्मे याद आया, उनको टोपी याद आई। आप भी अपने बारे में बताइए, अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा, कैसा है, कैसा चल रहा है और आपको ये उनका संस्मरण कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।